इस लेक्चर में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हम आम तौर पर वोल्टेज बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी का पुश है जो करंट को फ्लो करवाता है। देखो आज का रोड मैप सबसे पहले करंट फ्लो को जोड़ेंगे ईएमएफ के आइडिया से कि करंट चलने के पीछे का फोर्स क्या है। फिर ईएमएफ को एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस से लिंक करेंगे कि वोल्टेज सिर्फ एक नंबर आपको न लगे, फिजिकल फील आए। उसके बाद देखेंगे बैटरी और जनरेटर ईएमएफ को मेंटेन कैसे करता है, वरना करंट रुक जाता जल्दी। फिर समझेंगे वोल्टेज और करंट का रिलेशन। कम ज्यादा वोल्टेज होने पे करंट कैसे चेंज होता है और डिवाइस जलता है या नहीं चलता है, वो वगैरह सब। और एंड में वोल्टेज के यूनिट्स है ना, वोल्ट, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट, और इनमें कन्वर्जन का सिंपल रूल देख लेंगे। चलिए अब धीरे धीरे ईएमएफ की जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। पहले करंट फ्लो को याद करो। करंट तब फ्लो करता है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादातर एक ही डायरेक्शन में हो। एक ही डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है? जो हम इलेक्ट्रॉन थियरी यूज कर, है ना, जो हमने 1 2 3 लेक्चर में देखा है, उसमें जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है ना, वो डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का। आप देखो यहाँ पे ना कन्वेंशनल डायरेक्शन, और ये आपको पता है। और ये तब भी पॉसिबल है जब दोनों एंड्स के बीच चार्ज का डिफरेंस हो, है ना, एक ज्यादा नेगेटिव, एक ज्यादा पॉजिटिव, रिलेटिवली। समझे? अब चार्ज ये जो है वो क्रिएट कैसे होता है? किसी जगह को नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना पड़ता है। या तो वहां एक्सेस इलेक्ट्रॉन जमा कर दो या वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल दो। ये इलेक्ट्रॉन्स को हिलाने का काम जो है, हमने 6 सोर्सेस से देखा था। फ्रिक्शन, प्रेशर, हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म, केमिकल एक्शन। ये सब सोर्सेस इलेक्ट्रॉन को मूव करने का काम करते हैं। और अगर मैं टू बी प्रिसाइज बोलूं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब आप इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग साइड पे रख देते हो तो उनमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है, क्योंकि हमने एनर्जी ही दी है उनको निकालने के लिए। ये समझे? अब जब करंट फ्लो होता है तो ये जो स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स को पुश करने में यूज हो जाती है। समझे? तो इसी पुशिंग एबिलिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और शॉर्ट में ईएमएफ। थोड़ा एनर्जी लैंग्वेज में बात करते हैं अभी। कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, पॉजिटिव या नेगेटिव, एक्चुअली एक एनर्जी का रिजर्व ही तो है। जब तक हम उसको यूज नहीं करते, ये एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होती है। समझे? पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल है उसके पास कुछ करने का। ये पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? अब देखो यहाँ, जितना वर्क आपने किया इलेक्ट्रॉन्स को मूव करके, वो चार्ज ही बनाते हैं, उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई, है ना। जैसे 6 सोर्सेस से हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया तो एनर्जी दी ना, तो वही तो स्टोर एनर्जी है, पोटेंशियल। फिजिक्स में हम अक्सर ये देखते हैं कि पर यूनिट चार्ज कितनी एनर्जी है, इससे हम पोटेंशियल या वोल्टेज डिफाइन करते हैं, है ना। अगर कंपेयर करना है तो पर यूनिट चार्ज ही कंपेयर करेंगे ना। चलो, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हम कहेंगे अभी एनर्जी पर यूनिट चार्ज।
इस एनर्जी पर यूनिट चार्ज और ईएमएफ दोनों का यूनिट हम बोलते हैं वोल्ट, कैपिटल वी। अब दो अलग अलग चार्जेस सोचो, एक ज्यादा पॉजिटिव, एक कम पॉजिटिव, या एक नेगेटिव, एक न्यूट्रल। समझे? इनके बीच जो पर यूनिट चार्ज एनर्जी का डिफरेंस है, वही उनके बीच का ईएमएफ है। तो यही हम जनरली वोल्टेज बोलते हैं, दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब देखो कि ये डिफरेंस ही यूजुअली अक्सर ही हमें काम आता है। अब यहाँ जो एक सटल सूक्ष्म पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, वोल्टेज मतलब आपको टोटल चेंज कितना है नहीं बताता, ये बताता है दो पॉइंट्स के बीच एनर्जी पर चार्ज का डिफरेंस कितना है। समझा? टोटल चार्ज, समझे? अब ये चीज थोड़ी प्रैक्टिस से भी आएगी, लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जांपल लो, एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी और एक अनचार्ज बॉडी लो। अनचार्ज बॉडी उस नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे मारते हैं। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉन को अनचार्ज बॉडी से नेगेटिव बॉडी की तरफ ले जाओगे, तो उसमें एनर्जी चेंज होगी। एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा एग्जांपल लो, और एक अनचार्ज बॉडी, तो अनचार्ज बॉडी उसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव पोटेंशियल पे होगी। समझे? अब दो अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस या दो अनइक्वल नेगेटिव चार्जेस, हाँ देखो सोचो, तीसरा एग्जांपल, दोनों के बीच भी एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी उनके बीच भी वोल्टेज है। मतलब वोल्टेज हमेशा रिलेटिव क्वांटिटी है। समझे? ये पॉइंट दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में कितना हाई या कितना लो पे है, यही बताता है। इसलिए हम कहते हैं वोल्टेज इक्वल टू डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। है ना? ये थोड़ा, जैसे आप आगे बढ़ोगे, एनर्जी भी एक्चुअली एब्सोल्यूट तो होती नहीं, वो डिफरेंस इन एनर्जी ही होती है, धीरे धीरे बहुत। देखो ये पिक्चर जो है यहाँ पे हम इस स्लाइड में वाटर टैंक की एनालॉजी से शायद क्लियर हो जाए। सोचो, दो पानी के टैंक है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को पाइप से जोड़ दिया। जो टैंक ऊपर है उसका वाटर लेवल हाई और दूसरे का लो। पानी हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो करेगा। अगर दोनों का लेवल सेम हो जाए, फ्लो रुक जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल केस में दो पॉइंट्स है जिनमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग अलग है, एक हाई एक लो। इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ही वोल्टेज है। जब तक डिफरेंस है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, कर सकता है। अगर कर सकता है का मतलब मैं यहाँ कहना चाहूंगा, सर्किट कंप्लीट हो तो। जैसे पानी बह सकता है, अगर आप कनेक्शन दो तो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए, तो नेट करंट फ्लो भी जीरो हो जाए। तो वाटर लेवल डिफरेंस का आप समझो वोल्टेज डिफरेंस, दोनों ही फ्लो को ड्राइव करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल सवाल आते हैं, अगर चार्जेस अपने आप इक्वल हो जाते हैं, तो करंट कुछ ही देर चलेगा और फिर रुक जाएगा। फिर तो हम ये फैन, लाइट, फ्रिज कैसे चलाते रहते हैं? इसका जवाब है ईएमएफ को मेंटेन करने वाले सोर्सेस। सिक्स सोर्सेस में हमने देखा कि केमिकल एक्शन बैटरीज और मैग्नेटिज्म जनरेटर, ये दोनों ही लॉन्ग टाइम तक ईएमएफ बनाए रखते हैं। इसीलिए यही पावर सोर्सेस है जो इम्पोर्टेंट है। अब कंटिन्यूअस करंट के लिए दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल लगभग कांस्टेंट रहना चाहिए। बैटरी के केस में अंदर ही केमिकल रिएक्शन हर टाइम ये काम करती रहती है। नेगेटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स जमा करता है और पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन हटाता रहता है। जब सर्किट बंद होता है और करंट फ्लो होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से निकल के सर्किट के थ्रू पॉजिटिव टर्मिनल तक जाते हैं। केमिकल एक्शन
तुरंत उनकी जगह नए इलेक्ट्रॉन्स लाकर नेगेटिव साइड पे रिफिल कर देती है और पॉजिटिव साइड से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करती है। इसीलिए जब तक केमिकल एक्शन चलता है, बैटरी का वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। जब रिएक्शन वीक हो जाता है, हम कहते हैं बैटरी डेड हो गई। ठीक है, ये कई लोगों को पता भी होगा, लेकिन फिर भी एक बार कंसोलिडेट करने के लिए बता दिया है। अब जनरेटर के केस में एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है। जैसे-जैसे कॉइल रोटेट करती है, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को बार-बार अलग साइड पे पुश करती है, यानी इलेक्ट्रॉन को मूव करवाती है। रिजल्ट है कि एक टर्मिनल पे पॉजिटिव बनते हैं चार्जेस, दूसरे पे नेगेटिव बनते हैं। जब तक टरबाइन कॉइल को घुमाता रहता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तब तक कॉइल चार्जेस को सेपरेट करता रहेगा और जनरेटर के टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज बना रहेगा। अगर ईएमएफ मेंटेन ना हो, सोचो दो चार्ज बार्स को वायर से जोड़ दिया। नेगेटिव बार के इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव बार चले जाएंगे, है ना? कुछ ही समय में दोनों बार्स को चार्ज इक्वल हो जाएगा, दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, वोल्टेज जीरो, करंट फ्लो बंद, है ना? और ये हमने बता देखा है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी है कि जहाँ कम है वो वहाँ अपने आप पहुंच जाती है, नेचर का सेटअप है। तो बैटरी और जनरेटर का काम यही है कि वो इक्विलाइजेशन को होने नहीं देते हैं, जैसे वो चार्जेस को लगातार सेपरेट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं। देखो, अब एक बैटरी है जिसका एक लोड से कनेक्ट किया गया है। बैटरी के अंदर केमिकल एक्शन चलता रहेगा, इसलिए लोड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स लोड के थ्रू कंटिन्यूअसली फ्लो कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपने बार है, एक पर माइनस है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है। दोनों को एक वायर से जोड़ दिया, क्या होगा? नेगेटिव बार का इलेक्ट्रॉन्स वायर के थ्रू पॉजिटिव में चला जाएगा। थोड़ी देर में क्या होगा? दोनों बार्स का चार्ज इक्वल हो जाएगा और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, तो वोल्टेज जीरो, तो करंट भी खत्म। तो फर्क यही है, बैटरी जनरेटर जो है ईएमएफ को मेंटेन करता है, सिर्फ दो चार्ज बॉडीज ईएमएफ को क्विकली खत्म कर देते हैं। मुझे अब वोल्टेज और करंट के बीच का डायरेक्ट रिलेशन, जब भी दो पॉइंट्स के बीच अनइक्वल चार्ज होता है और आप उनको कनेक्ट कर देते हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा, है ना? अब ये करंट इसी से होता है, चाहे आप कन्वेंशनल लो करंट या इलेक्ट्रॉन थियरी का करंट लो। ठीक है, अगर सर्किट में रेजिस्टेंस वगैरह सेम रहे और आप ईएमएफ वोल्टेज बढ़ा दो, तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा पुश मिलेगा, है ना? करंट ज्यादा होगा, समझे? इसलिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर आपको रेटिंग मिलती है लिखी हुई, जैसे 110 वोल्ट लैंप, 230 वोल्ट मोटर एटसेट्रा। इसका मतलब है 110 वोल्ट पे उस लैंप में इतना करंट फ्लो होगा जितना उसके लिए डिजाइन किया गया है। अगर 110 वोल्ट के लैंप को आप 20 वोल्ट लाइन पे लगा दोगे तो करंट डबल के आसपास हो सकता है और फिलामेंट बर्न हो जाएगा, लैंप बर्न हो जाएगा। अगर आप 1110 के मोटर को सिर्फ 50 वोल्ट पे लगा दोगे तो करंट बहुत कम होगा और मोटर प्रॉपरली स्टार्ट भी शायद ना हो या रुक रुक के चले। करंट काम करता है, वोल्टेज या ईएमएफ डिसाइड करता है कि कितना करंट फ्लो होगा उस सर्किट में। चलो इसको सिंपल आप ना एनालॉजी है, याद रखो, ये हैमर और नेल के जरिए। अगर आपको एक छोटा सा ड्राइंग पिन लगाना है तो आप छोटा हैमर यूज करोगे। अगर बड़ा खिला है लगाना है तो बड़ा हैमर यूज करोगे। गलत कॉम्बिनेशन, जैसे छोटा अब है तो छोटा सा पिन और एक बड़ा सा हैमर ले लिया आपने, तो क्या होगा? सब कुछ टूट, बोर्ड ही टूट जाएगा, डैमेज हो सकता है। और एक बड़ा सा खिला है और आपने एक छोटा सा हैमर ले लिया, तो वो ढंग से अंदर ही नहीं जाएगा, ऐसा। अब इसी को इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में देखो, हर डिवाइस को एक पर्टिकुलर करंट चाहिए सही काम करने के लिए।
आपको उस डिवाइस के लिए सही वोल्टेज चूज करना है। बहुत ज्यादा वोल्टेज तो बहुत ज्यादा करंट, डिवाइस जल सकता है। बहुत कम वोल्टेज, करंट कम, डिवाइस परफॉर्म ही नहीं करेगा। तो जैसे हैमर का साइज काम के हिसाब से चूज करते हो, वैसे ही वोल्टेज भी डिवाइस को हिसाब से चूज करना है। यूनिट्स की बात करो, बेसिक यूनिट वोल्ट है। ये घर का सप्लाई जो है वो 220 वोल्ट। सेल में यूजुअली आप जो हम इंडिया में 1.5 वोल्ट का सेल मिलता है। एडाप्टर 5 वोल्ट होता है, 12 वोल्ट, ऐसा ऐसा। जब हम वोल्टेज बहुत छोटा होता है तो मिली वोल्ट में बात करते हैं, और उससे भी छोटा माइक्रो वोल्ट। ये जैसे सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना, उनमें माइक्रो वोल्ट। जब वोल्टेज बहुत बड़ा होता है तो आप किलो वोल्ट में बात करते हो, जैसे 1000। ये हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस, एक्सरे मशीन्स, इसमें चाहिए होता है। क्लास 10 के लिए तो आप वोल्ट के साथ ही काम करोगे, लेकिन कन्वर्जेंस का आइडिया हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा यूजफुल है। कन्वर्जन का सिंपल रूल देखो यहाँ पे। 1000 का गेम है बेसिकली। याद रखो कि किलो वोल्ट मतलब 1000, वोल्ट मतलब 1000 मिली वोल्ट, और 1 वोल्ट मतलब 1000 माइक्रो वोल्ट, है ना। तो जब आप वोल्ट से बड़ा यूनिट बनाते हो जैसे किलो वोल्ट, तो डेसिमल लेफ्ट मूव हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखो, वोल्ट से किलो वोल्ट जाना है, तो क्या करोगे कि डेसिमल 3 प्लेसेस लेफ्ट ले जाओ। 450 वोल्ट का क्या हो जाएगा, 0.45। सिमिलरली वोल्ट से मिली वोल्ट जाना है तो डेसिमल 3 प्लेसेस राइट, राइट चले जाओ। तो 15 वोल्ट है तो क्या करोगे, 15,000 मिली वोल्ट। वोल्ट से माइक्रो वोल्ट में तो 6 डेसिमल राइट चले जाओ, 15 वोल्ट का 15,000 माइक्रो वोल्ट। इसी तरह से हम उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं। तो ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे कई बार इसमें फंस जाते हैं। 1 किलो वोल्ट तो हम 3 डेसिमल राइट चले जाओ, 1000 वोल्ट हो जाएगा। 5 किलो वोल्ट तो समझा, ये आसान। तो मिली वोल्ट में क्या करो कि 3 डेसिमल लेफ्ट चले जाओ, तो 1 मिली वोल्ट का 0.001, 500 मिली वोल्ट का 0.5। माइक्रो वोल्ट से वोल्ट जाना है तो 6 डेसिमल लेफ्ट चले जाओ, है ना। जैसे 3505 तो 0.003। सेम डेसिमल मूवमेंट हम अ, वैसे ही काम करते हैं जैसे करंट के लिए मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, किलो एम्पियर हम में करते हैं। लेक्चर 3 में ये थोड़ा कवर किया है। चलो अब सारी कहानी एक फ्रेम में देखो। करंट तब फ्लो करता है जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग जगह जमा करने के लिए सोर्सेस है, फ्रिक्शन, केमिकल, एटसेट्रा। ये काम करते हैं, यानी ये एनर्जी डालते हैं हम इसमें, और चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ये जो होता है, ये जब ये स्टोर्ड एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को पुश करके सर्किट में मूव करवाते हैं, तो इसी पुशिंग एबिलिटी को हम ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दो पॉइंट्स के बीच ईएमएफ, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम वोल्टेज बोलते हैं। बैटरी या जनरेटर का काम है इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करना, कि करंट लगातार फ्लो कर सके। हर डिवाइस के लिए करेक्ट वोल्टेज होना जिसमें प्रॉपर करंट चाहिए जरूरी है। ज्यादा वोल्टेज ज्यादा करंट, डैमेज हो सकता। कम वोल्टेज कम करंट, ऑपरेशन ही नहीं। अब वोल्टेज के यूनिट भी देखे, है ना, मिली वोल्ट, माइक्रो वोल्ट, किलो वोल्ट वगैरह। अब 1000 का कैसा गेम है वो भी हमने देख लिया। अब आपको वोल्टेज सिर्फ एक नंबर नहीं, एक एक्चुअल एनर्जी पर चार्ज वाला लेवल डिफरेंस लग रहा है। तो ये ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आप समझो कि पक्का हो चुका है, समझे। होप मैंने इसको जस्टिफाई किया है। अब हमारे पहले देखो कि हमने क्या क्या किया है। ईएमएफ, वोल्टेज क्या होता है, कैसे करंट को ड्राइव करता है, और कैसे बैटरीज उसमें मेंटेन रखते हैं उसे। अगला लॉजिकल स्टेप हम करेंगे करंट और वोल्टेज के बीच का
सिंपल लॉ, हाँ, जैसे ओम्स लॉ कैसे जोड़ता है, इक्वल टू वी बाय आर, हाँ? इसके साथ हम रेजिस्टेंस समझेंगे और फिर सिंपल सीरीज और पैरेलल सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और न्यूमेरिकल के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।